हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय के प्रकार हमने इसमें पढ़े। इसके अलावा समष्टि समुच्चय, उप समुच्चय, इन सब के बारे में हमने बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेन आरेख के बारे में। मतलब जो समुच्चय है उन्हें हम वेन आरेख से भी आसानी से समझ सकते हैं। तो वेन आरेख से हम समुच्चय को कैसे हल करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेन आरेख होते क्या हैं। तो बच्चों, वेन आरेख के बारे में सबसे पहले आयलर एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने बताया और उन्होंने समुच्चय को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। ठीक है। फिर उसके बाद में जॉन वेन ने उसे और विकसित किया, इस विधि को, वेन आरेख की विधि को। और उस विधि को हम अब समुच्चय को प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे कि उसमें हम कैसे समुच्चय को दिखाते हैं। इसीलिए वेन आरेख को हम वेन आयलर आरेख भी कहते हैं। जो हमारे गणितज्ञ थे उनके नाम पर इसको हम वेन आयलर आरेख भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वेन आरेख। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेन आरेख। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि वेन आरेख में समष्टीय समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा तथा समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय को इस आयत के अंतर्गत सामान्यतः वृत्ताकार क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आपको पता है समष्टि समुच्चय क्या होते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और उप समुच्चय जो उसके सबसेट होते हैं वो। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी समष्टि समुच्चय उसे तो हम दिखाते हैं आयताकार क्षेत्र से, इस तरह से। तो ये क्या है हमारा, इसे हम यू से दिखाते हैं, यूनिवर्सल। और इस यूनिवर्सल सेट के यानी कि इस समष्टि समुच्चय के जो उप समुच्चय होंगे उसे हम इसके अंदर वृत्ताकार क्षेत्र से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इसका एक उप समुच्चय है ए, तो इसके अंदर हम इसे वृत्त खींच देंगे, ये इसका एक उप समुच्चय होगा। अगर इसी का एक और भी उप समुच्चय है जिसका नाम बी है, तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे, या इन दोनों को काटते हुए हम दिखा सकते हैं। तो हमारा जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो क्या है बच्चों, वो ये तरीका है कि जो समष्टि समुच्चय होते हैं उसे हम वृत्ताकार क्षेत्र से दिखाते हैं, और इस समष्टि समुच्चय के जो भी उप समुच्चय होगा उसे हम इस आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत वृत्त बनाकर प्रदर्शित करते हैं। अब इससे करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, तो जो हमारी समस्याएं हैं जो हम समुच्चय से हल करते हुए आते हैं, तो उन्हें हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना 100 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये 100 व्यक्ति किसी शादी में गए, तो शादी में जब ये गए तो इनमें से 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रसगुल्ला खाया, ठीक है। और इनमें से 60 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिठाई खाई, और उसमें से 70 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रसमलाई खाई। अब जब आप इनको 50, 60, 70 इनको सम करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो व्यक्ति है वो तो केवल 100 है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति हैं ये आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो रसगुल्ला भी खाते होंगे, मिठाई भी खाते होंगे, या फिर मिठाई के साथ साथ रसमलाई भी उन्होंने खाई है, या रसमलाई के साथ रसगुल्ला उन्होंने खाया है, ठीक है। तो इसी समस्या को मैं वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए कि किन किन व्यक्ति ने मिठाई खाई है, रसगुल्ला खाया है, या फिर रसमलाई खाई है, ठीक है। तो इस तरह की समस्याओं को हम वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो अब दिखाते हैं, इसे हम कैसे दिखाएंगे। तो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं इसे वेन डायग्राम में दिखाने के, वेन आरेख में दिखाने के। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ, मैंने एक समष्टीय समुच्चय बनाया। अब इसमें जो समष्टि समुच्चय है यू, उसका मतलब क्या है, 100 व्यक्ति, ठीक है। तो ये है इसका यूनिवर्सल सेट यू। अब इसके अंदर मुझे इसके उप समुच्चय बनाने हैं, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे,
पी क्यू आर मैंने मान लिया है जो पी है वो ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय है जो रसगुल्ला खाते हैं, क्यू मिठाई खाने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है और ये कितने हैं 60 है, और आर रसमलाई खाने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है जो संख्या में कितने 70 है। तो अगर मैं इन्हें बस इस तरह से प्रेजेंट करूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, इसका मतलब ये 50 हुआ, ये 60 हुआ और ये 70 हुआ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अलग अलग अगर हमने इनको मान लिया है तो ये अलग अलग ही 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। जो यूनिवर्सल है, जो समष्टि समुच्चय है, उससे ज़्यादा संख्या बैठ जाएगी, तो ये वेन आरेख नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है इसका दूसरा वेन आरेख? सबसे पहले मैंने समष्टि समुच्चय बनाया। सबसे पहले मैंने क्या करा, पी एक उप समुच्चय लिया जिसमें कितने व्यक्ति हैं 50 हैं। फिर मैंने क्यू लिया और ये जो क्यू है इसमें पी वाले व्यक्ति भी है और एक्स्ट्रा कितने बचे 10, तो यानी कि क्यू में कितने आ गए हैं 60 आ गए इस तरह से। फिर मैंने आर लिया, और आर कितने हैं 70, यानी कि 50 10 और 1 10 और आएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 70। तो ये इस तरह से अगर हमने इनको वेन आरेख में दिखाया है कि 50 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो रसगुल्ला खाते हैं और वो 50 व्यक्ति और उनके साथ 10 और अगर हम ऐड कर ले तो 60 मिलकर क्या खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और उन 60 के साथ 10 अगर और हम ऐड कर ले तो वो क्या खाते हैं, रसमलाई खाते हैं। लेकिन टोटल कितने हैं 100 है, तो ये तो 70 हुए। अब 70 के अलावा कितने बचे 30 बचे, तो 30 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या हमारा समष्टि समुच्चय है, ये समष्टि समुच्चय है और पी क्यू आर ये इसके उप समुच्चय है। तो हम इस तरह से इस समस्या को वेन आरेख में दिखा सकते हैं। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका इसका इस तरह से हो सकता है, ये हमने समष्टि समुच्चय खींचा, और ये हमने 3 इसके उप समुच्चय खींचे। एक इसमें ये पी क्यू ये यू है और एक इसमें ये आर होगा। अब इसमें मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 35 5 5 और 25। तो अब जब आप इनको काउंट करोगे, इनमें देखोगे कि कितने कितने व्यक्ति, मतलब ये 15 है क्यू मतलब मिठाई खाने वाले, और इन्हीं 15 में और भी कौन से हैं 5 और हैं जो मिठाई खाते हैं, लेकिन 5 ऐसे भी जो मिठाई के साथ साथ मतलब रसगुल्ला भी खाते हैं, और इसमें 5 ऐसे हैं जो मिठाई के साथ साथ रसमलाई खाते हैं, और इसमें ये हैं जो रसमलाई और रसगुल्ला खाते हैं, और ये जो बीच में 35 हैं वो ऐसे हैं जो तीनों चीज़ खाते हैं। तो हम इस तरह से भी इस समस्या को वेन आरेख में दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेन आरेख में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो हमारा समष्टि समुच्चय होता है उसे हम आयताकार क्षेत्र से दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम समष्टि समुच्चय खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर इस समष्टि समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होंगे उन्हें हम इस क्षेत्र के बीच में दिखाते हैं और उसे हम वृत्त बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। अब हम उसको वृत्त को कैसे खींचेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी समस्या क्या है, हमें कैसे कौन सी समस्या को इससे रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये समस्या थी तो हमने ये इसका वेन आरेख बनाया, लेकिन ये गलत है क्योंकि इनका सम जो है वो यूनिवर्सल से ज़्यादा बैठ रहा है। हम इसमें इस कंडीशन को बना सकते हैं और इस आरेख को बना सकते हैं, और भी आरेख खींचे जा सकते हैं इसके, लेकिन हम वही आरेख खींचेंगे जो कि संभव है, जो कि पॉसिबल है। तो बच्चों ये होता है क्या हमारा वेन आरेख। बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो समुच्चय होते हैं उनकी संक्रियाओं के बारे में, ऑपरेशंस, मतलब कि समुच्चय पर हम कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं। जैसे हम जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम समुच्चय में भी कुछ संक्रियाएं ऑपरेशंस लगा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संघ मतलब यूनियन, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्शन, और अंतर मतलब डिफरेंस। तो जैसे संख्याओं में जोड़ घटा गुना भाग वो संक्रियाएं होती है, इसी तरह से हमारे समुच्चय में संघ, प्रतिच्छेद और अंतर ये संक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि होती क्या है, और फिर इनके कुछ गुणों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की। संघ या यूनियन, इसका दूसरा नाम सम्मिलन भी है।
तो इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है यूनियन मतलब चीज़ें जुड़ रही है। तो ये होता क्या है, तो बच्चों जब हमारे पास मान लेते हैं ए और बी दो समुच्चय हैं, माना ए तथा बी समुच्चय है, तो सबसे पहले तो हम यूनियन को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर मुझे लिखना है ए और बी के बीच में यूनियन, तो इसे मैं ऐसे यू से दिखाते हैं। इसे हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, या ए संघ है बी का, या ए सम्मिलन है बी का। तो हम इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ए यूनियन बी। अब होता क्या है ये, इसका यूनियन हम निकालेंगे कैसे। तो जो इसका यूनियन होता है वो जो हमारे समुच्चय ए और बी होते हैं उसके सभी अवयव का समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन होगा समुच्चयों ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय। मतलब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। वैसे हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम इस तरह से भी लिखेंगे। जो समुच्चय होगा अवयव कौन से होंगे इसमें, x, और x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b, दोनों से बिलोंग करेगा वो। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x इसमें क्या होगा, हमारा अवयव होगा। एक एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं, जैसे a हमारे पास एक समुच्चय है और इसमें हमारे पास जो अवयव है वो है 1 2 3। ठीक है, दूसरा एक समुच्चय है जिसमें हमारे एग्जाम्पल है 3 4 5 6। अब इसके यूनियन को हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों समुच्चय का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, यानी कि ए संग बी, तो इसमें हमारे सारे जो अवयव है वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है उसमें हम अवयवों को रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं लिखते हैं। तो देखो 3 इसमें भी आ रहा है हमारा और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसे हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा समुच्चय है ये हमारा क्या है, यूनियन है, किसका, ए समुच्चय का और बी समुच्चय का। जब हम इन दोनों का संग निकालेंगे तो हमारे पास ये एक समुच्चय मिल जाएगा। अब इसके जो अवयव हैं वो ए में होंगे या फिर हमारे बी में होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों के जो जितने भी अवयव होंगे उनको मिलाकर यूनियन कर कर जोड़कर संग सम्मिलन मिलाने के बाद जो हमें एक समुच्चय मिला है वो उसका उन दोनों समुच्चयों का क्या होगा, एक यूनियन होगा, एक संघ होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं। बच्चों हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें पहला है हमारे पास एक समुच्चय है ए और वो समुच्चय कैसा है, उसमें प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, और बी है जिसमें पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए संग बी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होती है, वो होती है 1 2 3 4 इस तरह से करके। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब जब मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगी तो यूनियन का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट, और हमें उनको लिखना है, अगर 2 या 3 बार आ रहे हैं तो एक बार सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, तो ये सारे तो कॉमन है इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, 0 है, यानी कि इनका यूनियन जो है उसमें 0 भी आएगा। तो यूनियन क्या होगा इसका, 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब अगर हमारे पास एक समुच्चय ए है जो प्राकृतिक संख्याओं का है, दूसरा बी समुच्चय है जो पूर्ण संख्याओं का है, तो इनका जो संघ होगा, यूनियन होगा, वो एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। आप देखेंगे तो ये कैसा है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, होल नंबर्स का। ठीक है, दूसरा हमें वेन आरेख दिए हुए हैं 2, ये यूनिवर्सल है और 2 इसमें उपसमुच्चय है ए और बी, और इसमें ए और बी है, इसमें एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें अलग अलग है। तो हम इन दोनों में यूनियन कैसे निकालेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यूनियन हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास जो उप समुच्चय हैं ये सारा ही क्या होगा, इसका यूनियन होगा। ठीक है, जो इसका शेडेड भाग है, जो छायांकित भाग है, वो क्या होगा, इसका यूनियन होगा। तो यूनियन को हम इस तरह से दिखाएंगे, ए यू बी, और वो क्या है, इसका ये जो छायांकित भाग है। इसमें क्या होगा, इसमें ए ये सारा भाग और ये सारा भाग, ये क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, क्योंकि हम यूनियन में सारा लेंगे, जो उप समुच्चय होंगे उनके सारे अवयव लेंगे। तो इसे पूरा लेंगे, इसे पूरा लेंगे,
ये हो जाएगा यूनियन, इसे भी पूरा लेंगे, इसे भी पूरा लेंगे, ये हो जाएगा इसका यूनियन। तो वेन आरेख में जो ये हमारा छायांकित भाग है, ये ए और बी जो हमारे समुच्चय हैं उन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए एक समुच्चय है और उसमें क्या है, 3 के गुणज का समुच्चय है, वो 3 के मल्टीपल है, 3 3 दूनी 6 3 3 9 इस तरह से। तो 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 ये। और जो बी समुच्चय है उसमें 6 के गुणज हैं, तो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब ये और प्लस ये, ठीक है, लेकिन अवयव को हमें रिपीट नहीं करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर उसके बाद 18 आएगा इस तरह से। अब आप देखिए ये एक तरह से क्या है हमारा, ये 3 के ही गुणज है, यानी कि 3 के गुणज में 6 के जो गुणज होते हैं वो भी संख्याएं सारी आती हैं। तो एक तरह से जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो जो यूनियन होगा वो 3 के गुणज का ही एक समुच्चय होगा। तो बच्चों इस तरह से हम निकालते हैं संघ सम्मिलन। अगर हमारे पास 2 समुच्चय दिए हुए हो तो उनका यूनियन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो संक्रिया है हमारी वो है समुच्चय का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन। अभी हमने यूनियन पढ़ा, संघ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेद कैसे होता है समुच्चय का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे दिखाते हैं कि कैसे इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए तथा बी 2 समुच्चय है, हमें इनका क्या करना, प्रतिच्छेद निकालना है। तो हम इसे दिखाएंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे ए और बी और इसका जो साइन होगा वो उल्टा यू होगा। यूनियन में हम यू बनाते हैं, इसमें हम उल्टा यू बनाते हैं। तो अगर इस तरह से साइन है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिच्छेद है, ठीक है, इंटरसेक्शन है। तो अब इसे निकालेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जो ए समुच्चय है उसमें जो हमारे अवयव हैं 1 2 3 हैं और जो बी है उसमें जो अवयव हमारे 3 4 5 6 है। तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेद का मतलब होगा ए प्रतिच्छेद बी और इसमें होगा हमारा जो कॉमन होता है, जो दोनों में अवयव आए वो उसका प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, जो संघ था उसमें क्या था, उसमें हम सारे अवयव ले लेते थे, चाहे वो ए में हो चाहे वो बी में हो। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ वो अवयव लेंगे जो दोनों में होगा, ए में भी होगा और वो बी में भी होगा, मतलब पहले समुच्चय में भी होगा और वो दूसरे समुच्चय में भी होगा। तो जो अवयव दोनों समुच्चय में होंगे वो क्या होगा, उसका प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एक हमारे पास समुच्चय है किसका, पूर्णांक का, पूर्णांकों का समुच्चय, और बी हमारे पास समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का। अब आपको पता है जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन कौन सी होगी, 1 2 3 इस तरह से, और जो पूर्णांक है वो क्या होंगे, वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। अगर हम मान लें ऐसे ही -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से होंगे। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद का क्या मतलब होगा, इन दोनों के वो अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें हमारे 1 2 3 4 सारे ही पॉजिटिव नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और पूर्णांक में हमारे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है। तो जो इसमें धनात्मक है वही हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो एक तरह से जो इसका प्रतिच्छेद होगा वो क्या होगा, वो ये संख्याएं होंगी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 सो ऑन, क्योंकि ये इसमें भी आ रही हैं और ये पूर्णांक में भी आ रही है। एक और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। जैसे ए हमारे पास एक समुच्चय है और वो जो समुच्चय है वो किसका है, 2 के गुणज का, और जो बी है वो है 3 के गुणज का। अब जो आप देखोगे 2 के गुणज का मतलब क्या है, 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 इस तरह से, और जो 3 के गुणज है वो क्या होगा, 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12। अब इसका जो प्रतिच्छेद होगा वो कैसे होगा, अब इसमें से क्या क्या कॉमन है आप वो देखिए। आप देखेंगे तो इसमें पहला हमारा 6 कॉमन है, ठीक है। फिर आगे इसमें जब आप बढ़ेंगे, इसमें आगे आप और मतलब बढ़ेंगे तो
इसमें होगा हमारा 12, 18, यानी कि ये जो हमें प्रतिच्छेद मिल रहा है ये ऐसी संख्याएं हैं जो 6 के गुणज होंगे। ये 2 के गुणज थे, ये 3 के गुणज थे, और इनका जो प्रतिच्छेद होगा वो जो संख्याएं आएंगी, वो जो अवयव आएंगे हमारे पास, वो 6 के गुणज होंगे। हमें देखना क्या है, हमें दोनों समुच्चय में ये चीज़ देखनी है कि दोनों समुच्चय में कौन से अवयव जो है वो कॉमन है। ऐसे कौन से अवयव है जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो उन अवयवों को हम लिखेंगे तो वो उन दोनों समुच्चय का क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। अब इसे हम वेन आरेख में कैसे दिखा सकते हैं, तो वेन आरेख का भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समष्टीय समुच्चय है, इसे हम U से दिखाते हैं, और ये एक समुच्चय है और ये B समुच्चय है। तो इसका प्रतिच्छेद क्या होगा, इसका प्रतिच्छेद ये होगा जो दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये जो होगा इसका A इंटरसेक्शन B। और अगर हमारे पास दूसरा एक समष्टि है, समुच्चय है, और इसमें ये दोनों जो समुच्चय है A और B अलग अलग है, तो इसका प्रतिच्छेद क्या होगा, तो इसका प्रतिच्छेद क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो पाई होगा, यानी कि A प्रतिच्छेद B क्या होगा, पाई। मतलब जो नल सेट होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, इनमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, तो उसका जो प्रतिच्छेद निकालेंगे हम वो एक पाई होगा, जो नल सेट होता है वो होगा। बच्चों आगे हम बात करेंगे समुच्चय के अंतर के बारे में, जो डिफरेंस है। ये इसकी क्या है, तीसरी संक्रिया है। अभी तक हमने संघ के बारे में पढ़ा, प्रतिच्छेद के बारे में पढ़ा, अब इसके अंतर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस। जैसे संख्याओं में का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ऐसे ही समुच्चय का भी अंतर होता है। अब कैसे होता है, मान लेते हैं, माना दो समुच्चय A तथा B है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम A से B को माइनस करेंगे या फिर B से A को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा A माइनस B, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा A में उपस्थित सभी अवयव जो B में नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, पहले हम लिख लेते हैं। अगर हम B माइनस A करेंगे तो क्या होगा, तो B में उपस्थित सभी अवयव जो A में नहीं है। अब हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है A और इसके जो अवयव हैं वो है हमारे पास 1, 2 और 3, और एक दूसरा समुच्चय है B और इसके जो अवयव हैं वो हैं 3, 4, 5, 6। अब मुझे A माइनस B निकालना है, तो A माइनस B, तो A माइनस B क्या होता है, A में उपस्थित सभी अवयव जो B में नहीं है। तो 1, 2, 3, और इसमें क्या है 3, 4, 5, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसे तो हम नहीं लेंगे, लेकिन क्या लेंगे जो A में उपस्थित है, तो वो क्या है 1 और 2। A माइनस B, A में उपस्थित सभी अवयव, हम सिर्फ A के वो सारे अवयव लेंगे जो A में है, और अगर कुछ ऐसा अवयव है जो B में भी है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब B माइनस A कैसे निकालेंगे, तो B माइनस A में ऐसे अवयव जो B में है, ठीक है, और A के अगर है तो उसे माइनस कर देंगे। तो इसमें 3, 4, 5 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को छोड़ देंगे तो 4, 5, 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, 5, 6, ये हमारे पास निकलेगा B माइनस A। ठीक है, A माइनस B, A में उपस्थित अवयव लेंगे और B वाले को माइनस कर देंगे, B माइनस A, B में उपस्थित सारे अवयव और जो A में नहीं है। तो इस तरह से हम समुच्चय का क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे A समुच्चय है और ये कैसा है, प्राकृतिक संख्याओं का है, और जो B है वो हमारा वो पूर्ण संख्याओं का है, होल नंबर्स का है। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, और होल संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3। अब हमें इसमें A माइनस B निकालना है,
तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी में a के वो सारे अवयव होते हैं जो b में नहीं है, लेकिन यहाँ a के सारे अवयव 1 2 3 4 b में भी हैं, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये एक कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा, नल सेट होगा। ठीक है, अब अगर हम b माइनस ए करें तो 0 को छोड़ के सारे अवयव b के a में भी है, तो सिर्फ एक ही अवयव ऐसा बचता है 0 जो कि b में है। तो b माइनस ए करेंगे तो हमारे पास एक समुच्चय मिलेगा जिसमें एक ही अवयव होगा और वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम वेन आरेख की बात करें, वेन आरेख से हम अंतर को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो जैसे मेरे पास ये एक समुच्चय है U और एक इसमें है A और इसमें है B, तो मुझे इसमें A माइनस बी निकालना है। तो A माइनस बी कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, कैसे प्रदर्शित करूंगी, तो A माइनस बी में क्या होता है, A के सारे अवयव, और लेकिन B में अगर है तो उसको हम हटा देते हैं, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे इसमें, सिर्फ ये वाला। ठीक है, इसी तरह से इसका अगर हमें उल्टा निकालना हो, उल्टा मतलब ये A है ये B है, तो हमें निकालना है B माइनस ए। तो B माइनस ए में हम कौन सा पार्ट देखेंगे, जो B का है, और कुछ भी कॉमन ना हो A में उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा, ये होगा हमारा B माइनस ए। और अगर ये बिल्कुल अलग अलग है, ये एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक A यहाँ पे है एक B यहाँ पे है, तो A माइनस बी हम कैसे निकालेंगे, A माइनस बी होगा हमारा सिर्फ ये। ठीक है, और B माइनस ए हम कैसे निकालेंगे, ये A है ये B है, तो B माइनस ए में सिर्फ B वाला होगा ये। तो इस तरह से हम इसे वेन आरेख में भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने बात की वेन आरेख के बारे में, और जो हमारे समुच्चय की संक्रिया है, ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में। तो उनमें हमने 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, संघ, प्रतिच्छेद और अंतर। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी ये संक्रियाएं हैं, इनके कुछ गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी रेफर कर सकते हैं। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफ़ी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करके आपकी इस पर अच्छे से कमांड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।